भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज टॉपिक पे डिस्कशन करने की भावना है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। क्या ये कहलाता है? क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? क्यों ये पैदा होता है? कैसे हम इस पर ओवरकम कर सकते हैं? और जब ओवरकम कर लेंगे तो क्या इसके बेनिफिट्स हम अपने जीवन में देख सकते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को लेकर के अपन एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हाउ डू यू डिफाइन द सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? आप कैसे उसे डिफाइन करोगे? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? समझते हो तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? अनुभव भी करते होंगे शायद, नहीं करते? हाँ, हर व्यक्ति इससे ग्रसित ही है। क्या होता है इसका अर्थ? कोई बताएगा? और आप बताओगे? अपने आप को दूसरों से बेटर मानना महाराज जी। तो एक तरह से तो हम बेटर है ही कहीं ना कहीं। जैसे हम लोग जैन कुल में जन्म मिला तो हम बाकी लोगों से तो सुपीरियर है ही। नहीं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं अभी। एक डायलॉग आया था पिक्चर का, बहुत पुराने फिल्म का है, शायद सबने देखी भी होगी, अमिताभ बच्चन की थी वो। मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, शोहरत है, इज्जत है, तुम्हारे पास क्या है? हाँ? सुना है? देखा होगा? जी महाराज जी। क्या कहा गया था इसमें? मेरे पास माँ, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, नाम है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? क्या है? एक बात होती है मेरे पास और एक बात होती है तुम्हारे पास। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शुरू कहां से होता है? कैसे होता है? कैसे पैदा होने लगता है? सर्वश्रेष्ठ कभी के सोचा दिल। है आप लोगों ने? सोचा है? नहीं सोचा? अच्छा, है कि नहीं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? कुछ कुछ कंटेक्स्ट में रहता है महाराज जी, जैसे इस चीज़ में हम बेस्ट हैं। नहीं, ये पैदा होता क्यों है? समझो इस बात को। मद का रूप है, ईगो, अहम के कारण। उसके लिए मेरे पास चाहिए कि तुम्हारे पास? कौन सा फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला फैक्टर कौन सा है इसमें? मेरे पास कि तुम्हारे पास? ये डायलॉग तो सबने सुना है ना? हम सोच सकते हो? थोड़ा सोचो इसमें, बड़ी गहरी बात कर रहे हैं आज। क्या है ऐसी भावना व्यक्ति के भीतर पैदा होने लगती है? कौन सा ऐसा कारण है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति इस कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होने लगता है? मैं कि तुम, मेरे पास कि तुम्हारे पास, क्या है?
कौन आंसर करेगा? रूट कॉज पकड़ने की कोशिश करो पहले, क्योंकि जब तक ये रूट कॉज हमें समझ में नहीं आएगा, हम इसे जीत ही नहीं पाएंगे। बीमारी को ठीक करने के पहले डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक बीमारी का निदान ना हो, डिजीज क्या है समझ में ना आए, हम मेडिसिन कहाँ ले पाएंगे? और प्राय यही होता है, खासकर इस क्षेत्र में। तो चलो, कौन बताएगा? बताओगे आप? लगता बड़ा आसान है, लेकिन है कुछ अलग। नमोस्तु महाराज जी। कहीं ना कहीं ये मतलब इंटरेस्ट है कि सामने वाले के पास क्या है या मेरे पास क्या है, वो कंपैरिजन करने का। प्राइमरी तो रोल इज कौन इट अदा करता लोभ है? समथिंग, लोभ कि लोभ? हमें देखना है कि सामने वाले के पास क्या है, कंपैरिजन करना है। क्यों पैदा होता है? हमारे पास कुछ है इस कारण पैदा होता है, कि दृष्टि में तुम्हारे पास है कुछ इस कारण पैदा होता है? मीन क्या होता है? नमोस्तु महाराज जी। ईर्ष्या होती है, दूसरों के गुणों की और उन्नति को देख के ईर्ष्या का भाव होता है। तो वो जैसे उस डायलॉग में बोला गया कि मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा, शोहरत, इज्जत है, तुम्हारे पास क्या है ना? दृष्टि कहाँ थी? स्वयं की ओर, दूसरे की ओर? पहले स्वयं की ओर कि पहले दूसरों की ओर? दूसरों की ओर। सोचो क्या लगता है, पहले स्वयं की ओर? दूसरे की ओर। Two C's are the most dangerous in our life, and two C factors are the most powerful in our life. First C is the comparison and the second C is competition. ये जो दो सी फैक्टर हैं सबसे ज्यादा डेंजरस है जीवन में, और यही दो सी फैक्टर ऐसे भी हमारी लाइफ में जो सबसे पावरफुल हैं हमारे विकास के लिए। जानते हो कौन से? उसमें दो सी आते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में कंपैरिजन, कंपटीशन आता है, बड़े खतरनाक होते हैं। और सेकंड सिनेरियो में कॉन्फिडेंस एक नहीं, इसमें भी कंपैरिजन एंड कंपटीशन ही आएगा। समझना, बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। जब जब व्यक्ति सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरता है तो उसके पीछे रूट कॉज क्या होता है? मेरे पास ये कुछ है, सब कुछ है, ये नहीं होता है। दृष्टि में तुम्हारे पास क्या है ये आता है। Superiority complex is other dependent primarily. यदि हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, तो जिन जिन के पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, उन हर व्यक्ति को ये कॉम्प्लेक्स रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? भगवान के पास सब कुछ है, अनंत ज्ञान है, सुख है, दर्शन है, पावर है, उनके पास कॉम्प्लेक्स है। इन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते जिनके पास बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ, जितना उनके पास होता है शायद उतना किसी के पास भी नहीं होता। पर नॉट नेसेसरी कि इस कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो। इस कॉम्प्लेक्स की शुरुआत होती है पर से, स्वयं से नहीं होती है। जब दूसरों को देख करके व्यक्ति कंपैरिजन करता है और कंपटीशन करता है, वहीं से जड़ें बढ़ना शुरू हो जाती है ना? दृष्टि में पहले पर आता है,
कंपेयर करेगा, तुम्हारे पास ये है, मेरे पास तो, तुम्हारी गाड़ी तो ऐसी है, मेरी तो सीडान है, तुम्हारा पैकेज 5 डिजिट्स में, यू आर लिंगरिंग अराउंड 5 डिजिट्स, मेरा 7 डिजिट्स में है। 2 BHK तुम्हारा तो फ्लैट, मेरा 3 है, डुप्लेक्स है, बंगलो है। मेरे पास, तुम्हारे पास, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा पैकेज, तुम्हारा रूप, तुम्हारा पावर, मेरा पावर, तुम्हारा स्टेटस, मेरा स्टेटस, तुम्हारा नाम, मेरा नाम, क्या होता है? आता है कि नहीं? पहले कौन सा विचार पैदा होता है? पहले कौन सा थॉट होता है? कहने में तो ये आता है कि मेरे पास सब कुछ आ गया, दिखलाई ये देता है कि जैसे जैसे व्यक्ति के पास कुछ बढ़ता है वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होने लगता है। हाँ, ग्रसित होने के लिए अपने पास भी होना कुछ जरूरी है, ये भी जरूरी है। यदि वो ना हो तो कॉम्प्लेक्स हमें घेरेगा ही नहीं। दिखता है कि हमारे पास कुछ है, सब कुछ है, इस कारण हम इस कॉम्प्लेक्स से प्रभावित हो रहे हैं, पर उसका रूट कॉज हम स्वयं नहीं होते, उसका रूट कॉज पर होता है। थोड़ा और गहराई से यदि सोचने की कोशिश करें तो रूट कॉज पर नहीं होता है, हमारी पर की दृष्टि होती है, दूसरों को देखने की दृष्टि, कंपैरिजन एंड कंपटीशन की भावना। और जब जब ये पैदा होगी, ये दो सी फैक्टर्स पैदा होंगे, व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, वो आनंद में नहीं रह सकता, शांति में नहीं रह सकता, सुख उसे कभी मिलेगा नहीं। जितना वो गैदर करता चला जाएगा, कलेक्ट करते चले जाएगा, तो भी नहीं मिलेगा उसे। क्यों? हर कलेक्शन के बाद वो अपने को नहीं, दूसरों को देखता है। हर अचीवमेंट के बाद उसकी दृष्टि में पहले दूसरा आता है। नहीं आता? आता है कि नहीं? कितने लोगों के मन में ये भाव आते हैं? सबके 90% कि 99 कि 99.99999999 नेवर एंडिंग 9, ऐसा तो नहीं है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। डर के कारण, डर के कारण क्या होता है? इमेज खोने का डर। इमेज खोने का डर भी तो तब होगा ना जब हमने दूसरों को देख करके अपनी इमेज बनाई होगी, दूसरों को ध्यान में रख करके अपनी इमेज की कल्पना की होगी। मेरा स्टेटस ऐसा है, वहां पहले दूसरा आता है, सोसाइटी आती है, कलीग्स आते हैं, अदर मेंबर्स आते हैं, टीम मेंबर्स जब आएंगे, दूसरे आएंगे, तब होगा मेरा इतना ज्ञान, मेरा इतना दान, मेरा ऐसा रूप, है ना, मेरा इतना पावर, मेरा इतना पैसा। तुम्हारे पास या मेरे पास क्या है? बड़ा अच्छा डायलॉग है। फिर आंसर में क्या मिलता है? मेरे पास माँ है। जब पूछा जाता है तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है। कभी सोचा है इस डायलॉग के बारे में? नहीं सोचा? आपके पास क्या है? हम सिर्फ यही जानना चाहते हैं। हाँ? क्या है आपके पास? माँ है। माँ से मतलब
शांति, सुख, आनंद, टेंशन फ्री, एंजाइटी फ्री, अलग ही दुनिया में रहने वाला है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों पैदा होता है? उसका पैदा होने का रूट कॉज बाह्य दृष्टि, बहिर्मुखी दृष्टि, दूसरों को देखने की दृष्टि, स्व को न देख करके पर को ही देखने का भाव। ऐसे भाव है ना। हर अचीवमेंट के बाद व्यक्ति दूसरों को देखता है, और ना भी हो अचीवमेंट तो भी दूसरों को देखता है। हाँ, माइक लेके बोलिए। देखो, बड़ी सूक्ष्म बात है। यदि हमें ये पकड़ में आ जाए तो हम आनंद से भर जाएंगे। जब भी हम कुछ करेंगे जीवन में, बहुत कुछ अचीव करेंगे, अथवा ज्यादा हमें ना भी अचीव करें, लेकिन हमें एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलेगा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पहले से ही तो माइंड सेट कर दिया जाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कंपटीशन करना है, तो वहां से कंपटीशन करने की प्रेरणा लें। कंपटीशन, टू सी फैक्टर्स मोस्ट डेंजरस इन द लाइफ। वो एग्जाम को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलते हैं। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी तो पहले ही आ जाती है कि भाई सामने वाले से अपन को बेटर करना है, तो जेलसी, ईर्ष्या तो अपने आप आ ही जाती है महाराज जी उसमें। अच्छा अच्छा, अपना इंटेंशन क्या है लाइफ में, क्या पाना है? अब वही टू सी फैक्टर्स जो हैं हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। प्रेरणा भी मिलती है सामने वाले को देख के। हाँ, दूसरों को देखना, तो डर भी होता है ना महाराज जी कि अरे वो आगे निकल गया, मैं पीछे निकल गया, मम्मा डांटेगी, पापा डांटेंगे करके ऐसा। अच्छा, तो वो भी आ रहा है। कंपैरिजन, कंपटीशन। अब वो इंपॉर्टेंट कैसे हो जाएगी हमारी लाइफ में, वो पावरफुल कैसे हो जाएंगे हमारे इंप्रूवमेंट के लिए? हमने कहा ये दोनों सी फैक्टर बिल्कुल अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं और होते हैं। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा है, देखना। ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही सुख का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। उसी ज्ञान से सबसे ज्यादा दुख मिलता है और उसी ज्ञान से सबसे ज्यादा सुख मिलता है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान समान न आन जगत में दुख का कारण। हाँ बिल्कुल सही है। राग सहित प्रतिकूल और राग रहित अनुकूल है एक ही फैक्टर, ज्ञान। ज्ञान से ही सुख है और ज्ञान से ही दुख है। कभी कभी किसी और की कॉम्प्लेक्सिटी अपन को कॉम्प्लेक्स बना देती है। अब देखना, वो दोनों सी फैक्टर हमारे लिए कैसे उपयोगी हो जाएंगे जब हम कंपटीशन और कंपैरिजन दूसरों से न कर कर स्वयं से करने लगेंगे। वही कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन हो जाएगी। अभी तक वो अनहेल्दी कंपटीशन थी क्योंकि हमारी दृष्टि दूसरों की ओर थी। वही कंपैरिजन अब हेल्दी हो जाएगा क्योंकि अब हम कंपैरिजन अपने आप से कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन उठता है, अपने आप से कैसे कंपटीशन हो सकती है? अपने आप से कैसे कंपैरिजन हो सकती है? हो सकती है कि नहीं हो सकती? हाँ, कैसे कॉम्पीट करोगे आप अपने प्रीवियस वर्जन से? हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, मेरा बीता हुआ कल, लास्ट ईयर का मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, लास्ट ईयर की मेरी ग्रोथ कितनी थी ना। बस उससे जैसे ही हम कॉम्पीट करने लगते हैं, वह प्रतिस्पर्धा हेल्दी प्रतिस्पर्धा हो जाती है। और जैसे ही प्रतिस्पर्धा में दूसरा आया, वही अनहेल्दी हो गई। देखना, जब जब व्यक्ति इस तरीके को अपनाएगा,
बड़ी हेल्दी हो जाएगी। तुलना अपने आप से, तुलना अपने कैलिबर से। हमारा कैलिबर क्या है, कितना है, और कैलिबर के अकॉर्डिंग हम कर कितना रहे हैं, क्षमता हमारी कितनी है और क्षमता के अनुरूप हम कितना करते हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम कर रहे हैं। जितने लोग भी जो भी कर रहे हैं, क्या आप अपनी क्षमता के अनुरूप ही करते हो? क्यों पूछ रहे हैं? जो भी करते हो, धर्म क्षमता के अनुरूप करते हो, दान क्षमता के अनुरूप देते हो, स्वाध्याय क्षमता के अनुरूप करते हो, सामायिक क्षमता के अनुरूप करते हो, अच्छे कार्य क्षमता के अनुरूप, स्टडी कैलिबर के अनुरूप, वर्क कैलिबर के अनुरूप, डेडिकेशन कैलिबर के अनुरूप? नहीं, नहीं होता। कितना परसेंट होता है? साधना कैलिबर के अनुरूप कितने परसेंट? धार्मिक कार्य कैलिबर के कितने परसेंट? अच्छा, जो हो जाता है उसे जस्टिफाई कर लेते हैं। नहीं, वो जस्टिफाई कर लेते वो अलग चीज होगी, लेकिन करते कितना है, अपने कैलिबर का कितना परसेंट यूटिलाइज करते हैं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। महाराज जी, मेरे हिसाब से जैसे हम लोग तो कंपटीशन से ही आगे बढ़ते हैं। कंपटीशन से आगे बढ़ते हैं, हाँ, हम भी कह रहे हैं ना, कंपटीशन से बिल्कुल आगे बढ़ा लेकिन, जाता है। कभी कभी हम लोग को पता नहीं चलता कि कंपटीशन क्या है, तो हमें कभी कभी दूसरे से कंपटीशन पता भी चलती कि हम लोगों को कितना करना चाहिए। लेकिन अगर वो हेल्दी कंपटीशन हो तो अच्छा है, लेकिन अगर वो कंपटीशन सर पे चढ़ जाए, मतलब कुछ ज़्यादा हम लोग उसको ले ले सीरियसली, तो वो हानिकारक भी हो सकता यदि है। दूसरों को देखकर आप कॉम्पीट करोगे तो नियम से आप कॉम्प्लेक्स से भरोगे ही भरोगे, नो डाउट। दूसरों को देखकर जब व्यक्ति कॉम्पीट करता है, आगे बढ़ता है, हम भी मानते, एक्सेप्ट करते हैं। मेरा पैकेज उससे अच्छा होना चाहिए, मेरी कमीज उससे सफेद होनी चाहिए, है ना? अभी ना, मेरी उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? एक ऐड आती थी, सफेद कैसे, है ना? महाराज जी, उसका पैकेज मेरे पैकेज से अधिक कैसे? सेम बैचमेट हैं हम, सेम कॉलेज से पास आउट हैं, हाँ? उसका फ्लैट मेरे फ्लैट से अच्छा कैसे? उसका नाम मेरे नाम से अच्छा कैसे है? उसका परिवार मेरे परिवार से अच्छा कैसे? उसकी फैसिलिटीज मुझसे अच्छी कैसे? आगे महाराज जी, अभी आपने जो पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग पोटेंशियल है कि नहीं, मतलब हम लोग सही जगह सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं, तो उस केस में तो हम लोग को तो सिखाया जाता है कि दूसरों को देखो, दूसरा कितना बढ़ रहा है आगे, मतलब मैं सोशली बता रहा हूँ कैसे होता है, तो वैसे ही पता चलता है। दूसरों को देखना बुरा भी नहीं होता है, हाँ, वही यदि आप इंस्पिरेशन ले रहे हो तो। इंस्पिरेशन। आपको यदि प्रेरणा मिल रही है तो अवश्य देखना ही चाहिए। इस कारण हमारे यहाँ कहा है, या तो भगवान की शरण लो अथवा आत्मा की शरण लो, या तो भगवान को देखो अथवा अपने आप को देखो, या तो भगवान का ध्यान करो अपनी अथवा अपनी आत्मा का ध्यान करो। प्रेरणा जिससे हम लेते हैं उससे हम कॉम्पीट नहीं करते, वो हमारे लिए माइलस्टोन होता है, दीपस्तंभ होता है। वो हमेशा प्रेरित करता रहता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है। उस दृष्टि से दूसरों को देखना बिल्कुल अच्छी बात है। हमारा प्रेरणा स्रोत जो है टॉप मोस्ट होना चाहिए। इसी कारण कहा जाता है भगवान को जाओ देखो, गुरु को देखो। आचार्य भगवान भी कहते हैं बिल्कुल इसमें कंपटीशन होना ही चाहिए, नकल होना ही चाहिए। इससे नकल करें, भगवान से नकल करें। जो जो उन्होंने किया है बिल्कुल वैसी कॉपी करें, जो जो उन्होंने किया है बिल्कुल वैसी कॉपी करते चले जाएं, वर्ड टू वर्ड, स्टेप बाय स्टेप वैसी करते चले जाएं। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं उनकी कॉपी करते चले जाओ, लेकिन कॉपी करने का पर्पस कंपटीशन नहीं है, वह इंस्पिरेशन है। तो इंस्पिरेशन की दृष्टि से देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो दृष्टि अलग दृष्टि मानी जाती है। आप लोगों की दृष्टि कैसी रहती है? कंपटीशन रहती है। इंस्पिरेशन की दृष्टि किसकी की रहती है?
और इंस्पिरेशन हमें छोटों से भी मिल सकती है, नहीं मिल सकती? एक चींटी से मिल सकती है, एक मकड़ी से मिल सकती है, मिल सकती है, एक मेंढक से मिल सकती है, किसी से भी मिल सकती है, मिलती है ना? भक्ति कैसे करना? तो आचार्य भगवान कहते हैं मेंढक को देखो, हाँ, ट्राई अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। वो चींटी ऊपर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर हिम्मत नहीं हारती, फिर भी चढ़ती ही रहती है। इंस्पिरेशन मिलती है, चींटी से मिल सकती है, वो स्पाइडर से मिल सकती है, वो जाला बुनते हैं, मिल सकती है, नहीं मिल सकती? जो हमसे बहुत बहुत आगे है महाराज, हम नॉर्मली इंस्पिरेशन लेते हैं, जो हमसे थोड़ा बहुत आगे है उसको हम समझते हैं अरे ये ऐसा अच्छा, है वैसा, अच्छा। और उससे फिर कंपटीशन करते हैं। साधर्मी से कंपटीशन हो जाती है, जो हमसे बहुत आगे है उससे हम नॉर्मली क्लासमेट से कंपटीशन होने लगती है ना? जी महाराज, सोसाइटी मेंबर से कंपटीशन होने लगती है, जी महाराज, हाँ? सेम कैलिबर वाला है, कलीग है, ऑफिस में है, तो उससे कंपटीशन होने लगती जी है। महाराज। अच्छा, जब जब हम कॉम्पीट करेंगे तो नियम से कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होंगे, कुछ हाथ नहीं आएगा, आएगा तुम्हारे पास क्या है, हाँ? मेरे पास तो यह है, तुम्हारे पास क्या है? देखना बुरा नहीं है दूसरों को, देखने का इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है, ये समझो पहले। आप लोग किस दृष्टि से देखते हो? देखा जाता है कि दिखता है? थोड़ा सा इस बात को और समझ लें। देखा जाता है कि दिखता है? दिखने में कोई बुराई नहीं होती, दिखने में कभी व्यक्ति गिरता नहीं है, दिखने में कोई विकल्प नहीं होता है, देखने में ही विकल्प पैदा होता है, देखने में ही बुराई पैदा होती है। समझ रहा हूं क्या कह रहे? दिखना सहज प्रक्रिया है, नेचुरल है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखने में इंटेंशन आ जाता है, और प्राय इंटेंशन अलग ही प्रकार का होता है, सहज नहीं होता है, कुछ और लिए हुए होता है ना? क्या लिए हुए होता है? कुछ समझ में आ रही है? हमारी बातें नहीं आ रही, हम क्या कह रहे हैं? आज इसी का एनालिसिस करें, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एनालिसिस करें आज। अच्छा, आपने ऐसे लोगों को भी देखा जिनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? देखा ऐसा? नजर नहीं आया ऐसा कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला व्यक्ति हो? अच्छा, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि उसके भीतर अथवा हमारे भीतर वह सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होने लगा है? कोई पहचान है? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी? नहीं, होता तो है, लेकिन कैसे हम पकड़ें? कोई तो टूल होगा जिससे हम आइडेंटिफाई कर लें कि सामने वाला अथवा हम स्वयं उस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की ओर जा रहे हैं। हाँ महाराज जी, कहीं ना कहीं जलन होने लगती है, गुस्सा आने लगता है उसको देख के, अंदर के भाव अपने बिगड़ने लगते हैं। अच्छा, चलो कुछ पॉइंट वाइज पॉइंट अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला पॉइंट है एग्जैगरेटेड सेल्फ इंपॉर्टेंस। अतिशयोक्ति पूर्ण वो इंपॉर्टेंस चाहने लगता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की भावना उसके भीतर पैदा होने लगती है नहीं, वो उतना डिजर्व नहीं करता है, उतनी क्वालिटी भी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर एक भाव पैदा होने लगता है, मुझे इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस की चाह। होता है? नहीं होता? पकड़ो, देखो, अध्ययन करो।
और घर में भी हो जाता होगा, सोसाइटी में भी हो जाता होगा, ऑफिस में भी हो जाता होगा, मंदिर में भी हो जाता होगा, हो जाता है। मैंने मूर्ति ली, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ? हाँ? इतनी अच्छी सब्जी बनाई है, कोई कमेंट ही नहीं। 1 घंटे से सब्जी बना रही हूं, हाँ? एक शब्द भी नहीं। थोड़े तो मैनर्स रहना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए ना? रहना चाहिए कि नहीं? बताइए। इतनी मेहनत, सवेरे से लगे हैं, पूरा चौका बना रहे हैं, हाँ, पूरा आहार करा दिया, एक बार भी बोला नहीं महाराज जी ने। हाँ, क्यों हो जाता है? इतनी अच्छी स्टडी करी है, हाँ, इतनी मेहनत करके इतने अच्छे परसेंटेज लेकर के आए हैं। आखिर हम डिजर्व करते हैं कि नहीं डिजर्व? डिजर्व करते हैं कि ना? तो फिर तो थोड़ा सा मिलना चाहिए इंपॉर्टेंस। तो थोड़ा सा तो क्या जाता है एक शब्द कहने में, क्या चले जाएगा? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। हाँ हाँ, कथा आती है, कृष्ण जी जब थे उस समय, मुनि महाराज को व्याधि हो गई थी, भयंकर व्याधि हो गई थी। एक वैद्य ने बड़ी अच्छी सेवा की, वैयावृत्ति की। वे मुनिराज भी ऐसे मुनिराज थे, किसी को दिखलाते ही नहीं थे कि मुझे क्या रोग हो गया, नाड़ी पकड़ने देते नहीं थे। दूर से यदि आप जजमेंट कर लो, देख लो, डायग्नोस कर सकते हो तो कर लो। श्री कृष्ण जी के अंदर बड़ी भावना थी, वैयावृत्ति की भावना हमेशा रहती थी। जब देखा मुनिराज को रोगग्रस्त, बीमार, परिणाम पैदा हुआ, मुनिराज की वैयावृत्ति करना चाहिए, किसी तरह औषध उपचार करना चाहिए। वैद्य जी के पास पहुंचते हैं, वैद्य जी से कहते हैं कि वे मुनिराज बड़े तपस्वी हैं, बड़े महान साधक हैं, बड़े निष्प्रह हैं, किसी से कुछ दिखलाएंगे भी नहीं। लेकिन वैद्य भी बड़ा कमाल का था, मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं उनकी नाड़ी पकड़ने की, मैं तो उनका फेस देख करके ही समझ जाऊंगा उन्हें क्या बीमारी है। उनको छूकर आने वाली हवा से ही मैं अंदाज लगा लेता हूं मरीज को क्या परेशानी है। बस दूर से मुनिराज को देखा, देख करके समझ गया मुनिराज को क्या पीड़ा है, क्या वेदना है। बड़े भक्ति भाव से औषध तैयार करता है। और मुनिराज भी ऐसे, आज जैसे नहीं कि औषध उनके पीछे पीछे पहुंच जाए, हाँ? तो वैसे तो लेते नहीं थे। तो सारे जितने भी घर थे उस नगर में, हर घर में औषध वाले लड्डू बनवा करके बंटवा दिए। मुनिराज का आहार जहां होगा, साधक का आहार जहां होगा, वहां मिल जाएगी दवाई। और एक चौके में आहार हुआ, श्रावक ने औषधि वाली को लड्डू चला दिए, और उस औषधि का सेवन करने के पश्चात मुनिराज स्वस्थ हो गए। जब स्वस्थ हो गए तो वैद्य मुनिराज के समक्ष पहुंचते हैं, नमस्तु करते हैं, कहते हैं बड़ी प्रसन्नता हुई, आपका रोग दूर हो गया। बड़े मनोभाव से मैंने औषध तैयार किया था, बिना आपको देखे, सिर्फ दूर से ही देख करके औषध तैयार कर ली। मुनिराज के चेहरे में कोई एक्सप्रेशन नहीं, हाँ? कुछ भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा अरे बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी वैयावृत्ति की, श्रावक का बहुत अच्छा, आप आवश्यक का पालन कर रहे हो, ऐसा ही श्रावक होना चाहिए, ऐसा ही दाता होना चाहिए, ऐसे ही वैयावृत्ति की जाती। कोई एक्सप्रेशन। अब वो वैद्य तिलमिला गया एकदम, हाँ, ये भी कोई बात होती? मैंने इतनी सेवा की, इतनी वैयावृत्ति की, इनकी बीमारी दूर की, एक शब्द भी नहीं कहा कि बहुत अच्छा कार्य किया तुमने। और ऐसे विकल्पों से भर उठी वो वैद्य, ऐसे आर्त ध्यान से भर उठे। और उनका जब मरण होता है
तो मरकर के वो बंदर की, वानर की पर्याय में पैदा हो जाते हैं। सुनना ध्यान से, बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ी अच्छी जीवंत घटना है। वही मुनिराज जब जंगल में तपस्या कर रहे थे एक वृक्ष के नीचे, वो वानर की पर्याय में जो वैद्य था पूर्व में, जैसे ही मुनिराज को देखता तो उसे जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। उस बंदर को पूर्व भाव का तुरंत स्मरण आ जाता है, अरे मैं तो पूर्व भाव में बहुत बड़ा वैद्य था, इन्हीं मुनिराज की मैंने खूब सेवा की थी, इनकी बीमारी को दूर कर दिया था। इतनी सेवा करने के पश्चात मुनिराज ने कुछ भी नहीं कहा था, और ऐसे विकल्पों से मैं भर करके ऐसे विकल्प से जब भरा उठा और मरण मेरा हो गया, क्लेश संक्लेश से भर करके, तो इस वानर की पर्याय में पैदा हो गया। मैं आज नहीं छोड़ूंगा, बदला लेकर के रहूंगा। जिस वृक्ष पर बैठा था एक डगाल तोड़ता है, बड़ी शार्प नुकीली, और जोर से मुनिराज के ऊपर फेंकता है, और वह नुकीली लकड़ी जो है जंघा में एकदम भीतर तक प्रविष्ट कर जाती है, और पूरा खून खून होने लगता है। दिखता क्या, मुनिराज के चेहरे में कोई एक्सप्रेशन ही नहीं। खून निकल रहा है, वेदना हो रही है, लेकिन अभी भी वो वैसे ही ध्यान में मग्न है। बड़ा आश्चर्य होता है, मन में भाव पैदा होता है, अरे ये तो भी महान मुनिराज है। जब मैंने इनकी सेवा की थी तब भी इनके मन में कोई भाव नहीं, और जब मैंने इन पर उपसर्ग किया है तब भी इनके मन में कोई ऐसा भाव नहीं। उस समय कोई प्रशंसा का भाव नहीं, इस समय कोई निंदा का भाव नहीं। दोनों ही परिस्थिति बड़े साम्य भाव से बैठे हुए। रियलाइज करता है बड़ी मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया ऐसे महान तपस्वी साधक को, बहुत बड़ा घोर अपराध कर दिया। जाति स्मरण तो था ही, हो ही गया था, याद आ जाता है मैं तो वैद्य था, तुरंत ही आ जाता था इस पीड़ा की क्या दवा होगी। जंगल में भागता है, कुछ जड़ी बूटियां तोड़ कर लेके आता है, पत्तियों को तोड़ करके लाता है, और मुनिराज के चरणों में जाकर के उस लकड़ी को निकालता है और पत्तियों का, जड़ी बूटियों का लेप बना करके जंघा में लगा देता है। लेप लगाता ही है, कुछ समय के पश्चात बड़ा आराम मिल जाता है। अब मुनिराज आंखें खोलते हैं, वो बंदर जो पूर्व में वैद्य था पश्चाताप से भरा हुआ नमोस्तु करता है, फिर भी मुनिराज एकदम एज इट इज नॉर्मल, कोई फर्क नहीं। जब उपसर्ग किया गया तो भी कोई अंतर नहीं, और जब सेवा की गई तो भी कोई नहीं, बस नतमस्तक हो जाता है। ये कहलाती है साधना। अब एक वैद्य जिसने काम बहुत अच्छा किया था, उसका अच्छा काम ही उसे ले डूबा, बंदर की पर्याय में चला गया ना। काम उसने बुरा किया था, जबकि क्या होना चाहिए था, जिसने मुनिराज की सेवा की है, किसी संत साधु का उपसर्ग दूर किया है, बीमारी दूर की है, तो उसे तो इनाम मिलना चाहिए। और क्या मिला? क्या पहले तो वैद्य था, मनुष्य था, अब बंदर बन गया। क्यों पतन हो गया उसका? एक कॉम्प्लेक्स उसके भीतर आ गया, प्रशंसा की चाह। मैंने कुछ किया है, एक भाव भीतर पैदा हो गया, इंपॉर्टेंस पाने का भाव हुआ ना भाव। और वही इंपॉर्टेंस पाने का भाव नहीं मिलने पर अंदर ही अंदर संक्लेश का भाव उस रूप में वो कन्वर्ट हो गया। जब जब हम कोई कार्य करते हैं, इच्छा पैदा हो जाती है इसके बदले में मिले, और वो न प्राप्त हो, अंदर ही अंदर देखना कैसे होने लगता है, होता है कि नहीं? तो जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ होता है व्यक्ति, हमेशा एक आकांक्षा करता है मुझे इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, सेल्फ इंपॉर्टेंस की भावना। यदि आपके मन में भी भावना पैदा हो रही है, अच्छा करने के बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए, प्रशंसा के 2 शब्द, नाम, शाबाशी,
शब्द ना मिले फिर भी एक ऐसी दृष्टि तो मिल जाए कि जिससे मैं आसपास हो जाऊं, हाँ सामने वाला मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि मैंने कुछ किया। समझना कि कॉम्प्लेक्स हमारे भीतर आने लगा है। दूसरा लक्षण, डिसएग्री टू द अदर्स। वो अदर्स अन्य से हमेशा डिसएग्री रहता है, मिलता ही नहीं, उनके मन ही नहीं मिलते। वो बोलेगा पूरब तो बोलेगा पश्चिम, हाँ, बोलेगा उत्तर तो बोले नहीं दक्षिण, बोले दिन तो नहीं रात, बोले यहां जाना तो नहीं वहां जाना है, बोले करना है तो नहीं करना है, बोले नहीं करे तो नहीं करना है। आप एक्स बोलो वो वाई बोलेगा, वो कभी एग्री होगा ही नहीं। पहला रिएक्शन डिसएग्रीमेंट का। कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ व्यक्ति, उसका पहला रिएक्शन होगा सामने वाला कुछ भी करे उससे अपोज। जानते हैं कि वो अच्छा है, नहीं मैं छोटा हो जाऊंगा ना, एक्सेप्ट कर लिया तो पहला रिएक्शन डिसएग्री वाला। होता है आप लोगों के साथ? नहीं होता है? होता है कि नहीं? एक कैरेक्टरिस्टिक ही होती है, डिफिकल्टी इन एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म। क्रिटिक को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अच्छा भी बताया जा रहा है उसके लिए, ये गलती हो गई इसे सुधार लो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा उससे। क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो कर पाता। बॉस कह रहा है नहीं ये मिस्टेक हो गई, कहां अपनी बात को सही सिद्ध करने की कोशिश करेगा, जान करके कि मैं गलत हो गया हूं। हो जाता है, कितनों के साथ होता है। बड़ा कहे तो कथनचित एक डर के कारण बेमन से स्वीकार भी कर लेता है, और कलीग कहे, छोटा कहे तो बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, मुझसे छोटा होकर के तुझे पता ही क्या, दुनिया मैंने देखी, तुमने क्या देखा अभी? जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए नहीं, सलाह देने आ गए। हाँ, बाल ऐसे थोड़ी सफेद किए, जिंदगी निकाली है बाल सफेद करने। अनुभव है, अनुभव बोल रहा है। अब वो बेटा टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, बोला ठीक है टेक्नोलॉजी, लेकिन मैं भी समझता हूं। होता है कि नहीं? कहां हो आप? अपने अपने भीतर देख लो। और कंपटीशन की भावना तो उसके मन में हमेशा पैदा होती ही रहती है। कंपैरिजन की भावना तो उसके मन में हमेशा पैदा होती ही रहती है। और एक सबसे बड़ा उसका अवगुण, लैक ऑफ एम्पैथी। उसके भीतर एम्पैथी नहीं रहेगी, समानानुभूति वाली भावना नहीं रहेगी। वो सामने वाले को उस दृष्टि से सोच ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता। वो कैसा फील कर रहा है वो उतना उतर ही नहीं सकता नीचे। आजमा करके देखना, बिल्कुल वही निकल करके आएगा। जो सहानुभूति और समानानुभूति से रहित होता है व्यक्ति, कॉम्प्लेक्स वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति दूसरों से इजीली जुड़ भी नहीं पाता है। जेन्युइनली वो जुड़ नहीं पाएगा। कुछ डाउट है? पूछना है कुछ? नीड फॉर वैलिडेशन। जो मैं कर रहा हूं उसको वैलिड कहो। वैलिडेशन की जरूरत उसे हमेशा रहती है। रहती है ना कि नहीं रहती? समय हो रहा है आज आपका। आज थोड़ा सा अपन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब कल
हाउ टू ओवरकम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इस पर डिस्कस कर लेंगे। कल समाधान की चर्चा कर लेंगे। आज अपन थोड़ा सा समस्या की चर्चा कर रहे हैं। तो समझ में आया? टू मोस्ट डेंजरस सीज, कंपैरिजन एंड कंपटीशन। इस कॉम्प्लेक्स की शुरुआत मेरे पास से नहीं, तुम्हारे पास से शुरू होती है। तो इस डायलॉग को याद रखना। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, तुम्हारे पास क्या है? हा? जब भी तुम्हारे पास वाली भावना आने लगे, जब भी दूसरा दिखने लगे, तो समझना हम उस गड्ढे में गिरना शुरू कर रहे हैं। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के गड्ढे में आना शुरू हो गया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और मान कषाय, ये दोनों ही मान कषाय के माध्यम से शुरू होता है, बिना मान कषाय के तो होता ही नहीं कुछ भी। यही मान कषाय तो रूट है, यानी इसी से शुरुआत होती है। मानी व्यक्ति सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ होता है। महत्वाकांक्षा का आकांक्षी व्यक्ति। ठीक है, तो आज इतना ही रखें। समझ में आ गया ना? क्या समझ में आया? इसके लक्षण क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और क्यों वो पैदा होता है। ठीक है, अब कल इसके बाद में डिस्कशन करेंगे कैसे हम उसे जीत पाएं, कैसे उसे ओवरकम कर पाएं, और ओवरकम करने के पश्चात उसके बेनिफिट्स क्या हैं। इन टॉपिक्स पे कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। मुझे आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।